एक्सोटिका एक इरोटिक ड्रामा है। ये कहानी फ्रांसिस ब्राउन नाम के एक टैक्स ऑडिटर की है जो ऐसी मानसिक दशा से गुजर रहा है जहां उसे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं है। उसकी दशा उसके व्यक्तित्व का विनाश कर रही है। अगर वो इस मेंटल स्टेट से बाहर नहीं आया तो उसके लिए सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो ऐसा क्यों है और उसके साथ क्या हुआ था? इस कहानी में दिखने वाले रैंडम से लोग कैसे उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा है, इसे समझने के लिए इस कहानी को आखिरी तक देखिए। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रांसिस ब्राउन एक सरकारी टैक्स ऑडिटर है। ठीक ठाक पैसे कमाता है। थ्योरेटिकली उसकी लाइफ शहर में अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ऊपर से देखने पर वो उदास मालूम पड़ता है। लगता है जैसे उसने अपने दिल में एक बड़ा गम दबा कर रखा है। वो हर शाम टोरंटो के एक स्ट्रिप क्लब में जाता है। ये स्ट्रिप क्लब अपने आप में खास है। यहाँ आने वाले कस्टमर्स को एक कड़े नियम का पालन करना पड़ता है, और ये नियम ये है कि कोई भी क्लाइंट किसी परफॉर्मर को छू नहीं सकता है, चाहे परफॉर्मर उसे प्राइवेट डांस से क्यों ना दे रही हो। अगर कोई भी कस्टमर, चाहे वो कितना ही अमीर और रसूख वाला क्यों ना हो, इस नियम का पालन नहीं करता है तो उसे क्लब से बाहर कर दिया जाएगा। फिर दोबारा उसकी एंट्री यहाँ कभी नहीं होगी। यहाँ जितने भी क्लाइंट्स आते हैं उनकी कोई ना कोई फेवरेट डांसर है जिससे वे खुद को इंटरटेन करना पसंद करते हैं। सबके लिए प्राइवेट सेशन चलता है। इस खूबसूरत क्लब का नाम एक्सोटिका है। जैसा इसका नाम है, क्लब भी एग्जैक्टली वैसा ही है। फ्रांसिस ब्राउन इस क्लब में काफी समय बिताया करता है। यहाँ एक परफॉर्मर क्रिस्टीना उसके लिए स्कूल गर्ल के ड्रेस में परफॉर्म करती है। जब वो परफॉर्म करती है, फ्रांसिस उससे बातें भी करता है। वो अक्सर बड़बड़ाता है कि उसे कोई भी हर्ट नहीं करेगा, वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। स्ट्रिप क्लब में क्रिस्टीना के परफॉर्मेंस नेकेड और अननेकेड दोनों तरह के होते हैं। ऐसा लगता है जैसे टीनेज लड़कियां फ्रांसिस की फैंटेसी का हिस्सा हो। एक दिन फ्रांसिस एक पेट स्टोर में ऑडिट के लिए जाता है। इस पेट स्टोर का मालिक थॉमस पिंटो है। उसके बिल्स और अकाउंट रैंडम है। थॉमस इनका ख्याल बिल्कुल नहीं रखता है। फ्रांसिस को उसके अकाउंट्स की ऑडिट में काफी दिमाग खपाना पड़ता है। वहां उसे काफी समय लग जाता है। उस दिन फ्रांसिस को थॉमस के ऑफिस में एक रिवॉल्वर भी मिलती है। पूछने पर थॉमस कहता है कि ये गन उसके पिता की थी, जिसे वे अपनी सेफ्टी के लिए रखते थे। उनके मरने के बाद अब ये उसका है। जब फ्रांसिस उस गन को अपने हाथ में लेता है तो उसके दिमाग में दफन कई खतरनाक आइडियाज जन्म लेने लगती हैं। हालांकि फ्रांसिस को अब वहां से जाना होगा। वो कुछ दिनों बाद फिर से अपनी ऑडिट को पूरा करने वापस आएगा। तब तक के लिए उसने अपने दिमाग में चल रही योजना को पोस्टपोन कर दिया है। फ्रांसिस ना सिर्फ स्ट्रिप क्लब में स्कूल यूनिफॉर्म में क्रिस्टीना का परफॉर्मेंस एंजॉय करता है, वो अपने छोटे भाई हैरोल्ड की बेटी ट्रेसी को भी म्यूजिक सिखाने के बहाने उसके साथ काफी समय बिताया करता है। हर रोज उसे घर से लेने और वापस छोड़ने आया करता है। म्यूजिक सिखाने के बदले उल्टे उसे पैसे भी देता है। फ्रांसिस का कहना है कि वो उसकी बेबी सिटिंग करने के पैसे देता है। फ्रांसिस के साथ बहुत कुछ अजीब है। लगता है जैसे वो अपनी भतीजी के प्रति कोई फीलिंग रखता हो। हर शाम की तरह इस शाम भी फ्रांसिस फिर से एक्सोटिका नाम के स्ट्रिप क्लब जाता है। यहाँ क्रिस्टीना के परफॉर्मेंस के बाद जब वो वॉशरूम में खुद को रिलैक्स करता है, यहाँ एक आदमी फ्रांसिस से कहता है कि क्यों ना वो क्रिस्टीना को एक बार छू ले। वो उन दोनों के बीच इमोशनल अटैचमेंट देख सकता है। क्रिस्टीना इस बारे में कंप्लेन नहीं करेगी, किसी को पता नहीं चलेगा। वो क्लब के नियमों की परवाह ना करे। वो आदमी उससे कहता है कि क्रिस्टीना भी ये चाहती है कि वो उसे छुए। वो जितना इंटेंस शो उसके लिए करती है, ऐसा वो किसी दूसरे कस्टमर के लिए नहीं करती है। उस आदमी के आइडिया की वजह से फ्रांसिस शो के दौरान क्रिस्टीना को छू लेता है। तभी शो का होस्ट और डीजे, जिसका नाम एरिक है, जिसने खुद फ्रांसिस को उसे छूने के लिए कहा था, फ्रांसिस को धक्के मारकर क्लब से बाहर फेंक देता है। असल में एरिक क्रिस्टीना को पसंद करता है। वो उससे पहली बार टाउन के बाहर खेतों में मिला था, जहां वे किसी मिसिंग लड़की को ढूंढने में गांव वालों के साथ मिलकर पुलिस की मदद कर रहे थे। इसके बाद उन दोनों में प्यार हो गया, पर जिंदगी की मार उन पर ऐसी पड़ी कि रेडियो कम्युनिकेशन में ग्रेजुएट होने के बावजूद भी एरिक को अच्छा काम नहीं मिला। उसे अपना खर्च चलाने के लिए स्ट्रिप क्लब में होस्ट और डीजे का काम करना पड़ रहा है। ऊपर से क्रिस्टीना भी अब एक स्ट्रिप डांसर है। दोनों की लाइफ वैसी नहीं है जैसा कि उन्होंने सोचा था। अब तो उन दोनों के बीच प्यार भी अपने ढलान में है। जब क्रिस्टीना फ्रांसिस को पूरे पैशन के साथ हर बार अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देती थी तो एरिक को उससे बड़ी जलन होती थी। उसे लगता था कि क्रिस्टीना फ्रांसिस को पसंद करती है, इसलिए उसने क्लब के एक नियम का फायदा उठाया और फ्रांसिस को उसे छूने के लिए उकसाया। फिर मार पीट कर उसे क्लब से बाहर फेंक दिया। फ्रांसिस की इमोशनल कंडीशन पहले से ही खराब थी। इस घटना के बाद तो उसकी बर्दाश्त की लिमिट पार हो चुकी है। अगले दिन जब फ्रांसिस थॉमस के बचे कुचे टैक्स ऑडिट को कंप्लीट करने उसके पेट हाउस में जाता है तो उसे बतलाता है कि उसके अकाउंट्स में भारी गड़बड़ी है। उसने उसके अकाउंट्स में $2 लाख से ज्यादा की गड़बड़ी पकड़ी है। अगर ये रिपोर्ट वो टैक्स अथॉरिटी को दे दे तो उसे टैक्स चोरी के आरोप में जेल हो जाएगी। ऊपर से उस पर जानवरों की स्मगलिंग की इंक्वायरी भी बैठेगी। थॉमस वास्तव में एक स्मगलर है। उसने अभी अभी तोते की एक रेयर ब्रीड के 2 अंडों की स्मगलिंग की है। फ्रांसिस कहता है कि अगर वो उसके काम में मदद करेगा तो वो सारा मामला रफा दफा कर देगा। किसी को उसके फ्रॉड के बारे में कुछ भी नहीं पता चलेगा। फ्रांसिस चाहता है कि थॉमस उसके बदले उस स्ट्रिप क्लब में जाए और क्रिस्टीना से उसके बारे में पूछे कि वो उसके बारे में क्या सोचती है। वो उन दोनों की बातों को क्लब के बाहर कार में बैठकर सुनना भी चाहता है।
शुरू में तो थॉमस फ्रांसिस के इस अजीब से प्लान में उसका साथ नहीं देना चाहता है, पर मजबूरन उसे फ्रांसिस की बात सुननी पड़ती है। अगर वो उसके कहे अनुसार नहीं करेगा तो फ्रांसिस उसके टैक्स चोरी और स्मगलिंग की जानकारी अथॉरिटी को दे देगा। उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए थॉमस फ्रांसिस के कहे अनुसार क्लब में क्रिस्टीना से मिलता है और उससे परफॉर्मेंस के दौरान फ्रांसिस के बारे में पूछने लगता है। तब वो कहती है कि फ्रांसिस ने उसे जानबूझकर नहीं छुआ था, वो उसके बारे में गलत नहीं सोचती है। फ्रांसिस के मेंटल कंडीशन के बारे में पूछने पर वो बताती है कि फ्रांसिस की एक बेटी थी जिसे किसी ने मारकर शहर के बाहर फील्ड में फेंक दिया था। तब उसकी बेटी एक नाबालिग थी। वो उसके घर अक्सर उसकी बेटी की बेबी सिटिंग के लिए जाया करती थी। वो फ्रांसिस को बहुत पहले से जानती है। वो हमेशा उसकी मदद करता था, उसे काम के बाद उसके घर छोड़ने भी जाया करता था। उससे बात करके उसे हमेशा अच्छा लगता था। उस दिन उसके छूने से उसे बुरा फील नहीं हुआ, पर वो जानती है कि फ्रांसिस का उसे छूने का कोई इरादा नहीं था। उस शाम जब थॉमस क्रिस्टीना से बातें करता है तो उसे देखकर एरिक को फिर से जलन होने लगती है। भले ही वो क्रिस्टीना को कस्टमर्स के सामने लस्टफुल डांस करते देख सकता है, पर किसी से इमोशनल अटैचमेंट को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जब थॉमस वॉशरूम में होता है, एरिक कहता है कि वो क्रिस्टीना का बॉयफ्रेंड है। फ्रांसिस कार में बैठे थॉमस की सारी बातें रेडियो के जरिए सुन सकता है, इसलिए जब एरिक के कहने पर कि वो क्रिस्टीना का बॉयफ्रेंड है, ये बात समझ जाता है कि उस दिन उसे एरिक ने प्लान के तहत क्रिस्टीना को छूने के लिए उकसाया था ताकि उसे क्लब से बाहर कर सके। फ्रांसिस इस बारे में क्लब की ओनर से भी बात करता है, पर वो क्लब में दोबारा उसकी एंट्री अलाउ नहीं करती है। हालांकि फ्रांसिस उसे एरिक के पूरे सेटअप के बारे में बताता भी है, पर क्लब की ओनर मजबूर है। अगर वो अपने ही बनाए नियम के खिलाफ जाती है तो उसके नियम की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी, फिर दूसरे कस्टमर भी नियम तोड़ा करेंगे। अगले दिन फ्रांसिस थॉमस को पूरी घटना बतलाता है। जब उसकी बेटी की लाश मिली थी तब पुलिस का शक सबसे पहले फ्रांसिस पर ही गया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने से पहले बतलाया कि उन्हें पूरा यकीन है कि उसने ही अपनी बेटी लिसा को मारा है। उसके पास मोटिव भी है। पुलिस की थ्योरी ये थी कि फ्रांसिस को पता चल गया होगा कि उसकी पत्नी का उसके छोटे भाई हैरोल्ड से अफेयर है, और इस शक में कि लिसा उसकी नहीं बल्कि उसके छोटे भाई हैरोल्ड की बेटी है, उसने बदला लेने के लिए लिसा को मार दिया। हालांकि तब तक उसे उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी के बीच अवैध संबंधों की जानकारी नहीं थी। ये उसके लिए बड़ा ही शॉकिंग था। कुछ दिनों बाद जब पुलिस को असली कातिल मिल गया तो उन्होंने फ्रांसिस को छोड़ दिया। हालांकि इस बारे में फ्रांसिस ने अपने भाई और अपनी पत्नी से कभी बात नहीं की, पर इस घटना के कुछ महीनों बाद उसका भाई और उसकी पत्नी का एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया। इसमें उसकी पत्नी तो मारी गई, पर हैरोल्ड बच गया। उसका तो जैसे सब कुछ थोड़े ही समय में खत्म हो गया, और अब कोई क्रिस्टीना को भी उससे छीनना चाहता है। उसकी जिंदगी में क्रिस्टीना का एक अहम स्थान है। अगर कोई उसे उसकी लाइफ से छीनेगा तो इसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। फ्रांसिस एरिक को मारने में थॉमस की मदद मांगता है। फ्रांसिस उसे कहता है कि वो क्लब में परफॉर्मेंस के दौरान क्रिस्टीना को छुएगा। ऐसा करने पर एरिक उसे क्लब से बाहर निकालने के लिए निकलेगा। इसी दौरान जब एरिक क्लब के बाहर होगा, वो एरिक को गोली मार देगा। यही उसकी सजा है। थॉमस को ना चाहते हुए भी उसका साथ देना पड़ता है। उस रात थॉमस फिर से उस स्ट्रिप क्लब में जाता है और प्लान के मुताबिक क्रिस्टीना को छूता है। क्लब के नीचे फ्रांसिस गन लिए एरिक का इंतजार कर रहा है कि जैसे ही एरिक नीचे आएगा वो उसे गोली मार देगा, पर उसे पता नहीं है कि एरिक को क्लब से पहले ही निकाल दिया गया है, क्योंकि उसने कल रात क्रिस्टीना के साथ मारपीट की थी। वो उसके कस्टमर्स को डराता है, इससे क्लब का नाम खराब हो रहा है। उस रात फ्रांसिस को क्लब के बाहर ही एरिक मिल जाता है। तब वो उस पर बंदूक तान देता है, पर एरिक कहता है कि वो उसे मार सकता है और घबराए नहीं, वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। उसी ने उसकी बेटी लिसा की डेड बॉडी खेतों में ढूंढी थी। जब वो एरिक की बात सुनता है तो उसे मारने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। वो उससे लिपट जाता है। उसके मन में अब एरिक के प्रति कोई नफरत नहीं रही। असल में फ्रांसिस बहुत पहले से अपने छोटे भाई हैरोल्ड को मारने की हिम्मत जुटा रहा था, क्योंकि उसने कभी भी अपनी पत्नी से अफेयर उसे माफ नहीं किया था। हैरोल्ड को पता नहीं था कि पुलिस ने फ्रांसिस को उसके और उसकी पत्नी के बीच अफेयर की बात बता दी थी। फ्रांसिस उसकी बेटी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय इसलिए बिताया करता था ताकि जब वो अपने भाई हैरोल्ड को जान से मार दे तो इसके बाद उसकी बेटी ट्रेसी को उसी के साथ रहना होगा, वही उसका गार्जियन होगा। इसलिए वो उसके साथ समय बिताकर उसे अपने साथ कंफर्टेबल करना चाहता था। हैरोल्ड के मरने के बाद वही उसका पिता होगा। लेकिन फिल्म इस संशय में खत्म हो जाती है कि क्या उसने अपने छोटे भाई हैरोल्ड को मारा या नहीं, या फिर अब उसने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया है।